इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म है, इस मुल्क में नमाज पढ़ना जुर्म है। आप कहीं नमाज पढ़ लेंगे, आपके खिलाफ केस हो जाता है। तेलंगाना के एक आरएसएस के साबिक रुकन ने, जो 12 साल तक रहा है, और मोहन भागवत जिस जमाने में सह कार्यवाहक थे, इन्हीं की निगरानी में उसने किताब लिखी है बाकायदा इस पर, और उसने कहा कि मैं भी मुलविस रहा हूं दहशतगर्दी के बम धमाकों में, कई जगहों पर रहा हूं कि कई बेकसूर लोगों की हमने जान ली है। छापेमारी और ताबड़तोड़ पकड़ धकड़ का इसका सारा मकसद ये है कि मुसलमानों को इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में एम्पावर होने से रोका जाए। मुस्लिम दानिश्वर हैं, वो स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का, इस पर आप क्या कहेंगे? दरख्त को कटवाने के लिए उसकी ही लकड़ी जो है वो काम आती है। आरएसएस बीजेपी नहीं चाहते इस मुल्क में किसी कीमत पर भी कि मुसलमान खुद कफील बन करके ऐसा खड़ा हो जाए तो वो कटोरे में दूसरे के डालने वाला बने। उन्नाव में क्या हुआ था, बीजेपी का एमएलए था वो, तो उसके जुर्म को क्या बीजेपी का जुर्म माना जाए? इस मुल्क में लोग मुसलमानों को एम्पावर करने के नाम पर धोखा देते आए हैं और धोखा ही देना चाहते हैं। इस पे पाबंदी लगी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हम इस पाबंदी के खिलाफ हैं। एसडीपीआई जिन इलाकों में मजबूत होगी तो फिर इनको कौन वहां पर पूछेगा? आरएसएस को बैंड कीजिए, और आरएसएस की उन तमाम तंजीमों को कि जिनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी सेनाओं वेनाओं के कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं कि कैंप लगा लगा करके हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को किसने मारा था, फूल किसने पहना है? वो सारे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की झेली तंजीमों के लोग हैं। उन तंजीमों को आप बैंड करते नहीं है। तो जब ऐसी जालिम हुकूमत हो कि जो कानून का मिसयूज करके अपने ही शहरियों को रौंदने पर काम कर रही हो, तो फिर आप क्या कहिएगा भाई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पूरे देश में पाबंदी लगा दी गई है। उससे संबंधित कई सारे संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से सरकार ने कहा कि पाबंदी लगाई गई है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान भर के मुसलमान दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोग पीएफआई पर पाबंदी का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि दरअसल सरकार मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और अगर कोई भी तंजीम उठने का प्रयास करती है तो सरकार उसका गला घोंट देती है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इस सिलसिले में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, पढ़े लिखे लोग, समझदार क्या कहते हैं? दिल्ली से हमारे साथ मौलाना आबिद साहब जुड़े हुए हैं, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जो न सिर्फ ये है कि इस्लामी मामलात के जानकार हैं, बल्कि वो सोशल इशूज, पॉलिटिकल इशूज, मुसलमानों से संबंधित तमाम तरह के मसाइल को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आपका पहला क्या रिएक्शन होगा इस पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन पर? सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद में आगे बातचीत करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ असल में ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की एक तैयारी हो रही है 2024 के इलेक्शन के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुल्क में फिरकावारियत का एजेंडा जो है वो पीछे चला गया था, मेरे ख्याल से उसी को जिंदा करने की कोशिश की गई है। पहले यहाँ पर दिल्ली में हमारे ओखला से जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह खां, उनको गिरफ्तार किया गया था इसीलिए कि वो मुस्लिम मसाइल पर बोलते रहते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो उस उन्वान से उनको तो बिला वजह एसीबी की जो है बार बार तो उनकी तहवील में दिया जाता रहा कि वो पूछेंगे। तो वो जो एक कहावत है मशहूर, खुदा पहाड़ निकली चुईया, निकला वहां कुछ नहीं। अब उसके बाद इन्हें लगा कि भाई इस मुद्दे में भी उतनी जान तो आई नहीं, जिस तरह से वो पूरा मोदी मीडिया भी शोर हंगामा कर करा के बैठ गया, लेकिन उस मुद्दे से इनको उनका मकसद हासिल नहीं हुआ। एकदम से जो है यकलख्त अचानक पीएफआई ने याद आया और पीएफआई पर इन्होंने जो है ताबड़तोड़ पूरे मुल्क में जो है क्रैकडाउन कर दिया। ये बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई जिसने लोगों की कमर तोड़ दी थी, वो लोग जो है उस पर बहुत हसास होते नजर आ रहे थे। तो उन्होंने जो है इसको पीएफआई को आगे करके अब उस पर इतना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि वो लोग जो है फिर वही डिबेट शुरू हो गई है, वही हंगामा शुरू हो गई। एक तरफ जो है वो राजस्थान का ड्रामा और दूसरी तरफ जो है एक ही है। तो आप जो बात कह रहे हैं अब्दुर्रहमान साहब कि पीएफआई को सिर्फ 2024 का बैटल ग्राउंड सेट करने के लिए पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मुसलमान तो ये मानते हैं कि मुसलमानों को अगर कोई भी तंजीम रिप्रेजेंट करती है और मुसलमानों के उत्थान की बात करती है, उनको अपलिफ्टमेंट कराने की बात करती है, तो उसकी कमर तोड़ दी जाती है। वो बात बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। और मैं कल भी एनडीटीवी पे मैं ये बात कह चुका हूँ कि देखिए, इस मुल्क में चूंकि इस वक्त पीएफआई और एसडीपीआई
क्योंकि पीएफआई और एसडीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है और पीएफआई जो एक सोशल एनजीओ है जिसकी बहुत सारी तंजीमें और भी हैं जो काम करती है, ये असल में ये लोग काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। जिन इलाकों में पसमानदगी तालीम की है तो वहां पर स्कूल और मदरसे, और जहां लोग बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हैं वहां पर लोगों की, मोदी जी तो 5 किलो राशन दे करके जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये लोग 20-30 किलो 50 किलो राशन महीने का लोगों को देते हैं, जैसा कि मेरी नॉलेज में आई है बात कि जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से। जहां बीमार लोग हैं और उनके पास नहीं है वसाइल, तो ये अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी इनकी अपने बजट अलाउ करते होंगे कि ये लोगों को बीमारी में इलाज कराने की सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो असल मसला क्या है, चाहिए तालीमी एतबार से ये असल में मुसलमानों को एक तरह से ये एक मैसेज दे रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं कि मुसलमान इस मुल्क में मुआशी तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर और सियासी तौर पर खुद कफील बन के खड़े हों, दूसरों के दस्ते निगर और मोहताज किसी के सामने कटोरा लेने वाले ना हो, बल्कि कटोरे में डालने वाली पोजीशन में आकर के खड़े हों। जो इस मुल्क का सियासी सिस्टम मेरे ख्याल से इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है कि मुसलमान जो है वो खुद कफील बन जाए। अब्दुर्रहमान साहब, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अजमेर शरीफ की कोई सूफी तंजीम करके है और कोई एक और तंजीम है और कुछ और भी मुस्लिम दानिश्वर हैं, वो स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का। इस पर आप क्या कहेंगे? खुशामदी हर दौर में रहे हैं, बादशाहतें जब रही हैं बादशाहतों में भी रहे हैं, जमहूरियतें जहां जहां आ गई हैं तो जमहूरियतों में भी खुशामदी रहे हैं, हमेशा रहे हैं, आज भी हैं और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। और वो जो आपने कहावत सुनी होगी कि कोई एक आदमी जो है किसी दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी को महीनों जो है वो हाथ से मारता रहा दरख्त पे, लेकिन वहां से कुछ नहीं काट सका। फिर बिलाखिर किसी ने उसको मशवरा दिया कि इसमें एक लकड़ी का एक हत्था डाल ले 1.5-2 फीट का। उसने वो काट करके एक लकड़ी और वो हत्था उसमें डाला और उसके बाद जो है काटा तो दरख्त काट दिया। तो सही बात यह है कि दरख्त को कटवाने के लिए उसकी ही लकड़ी जो है वो काम आती है। तो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी अपने मामलात हैं, उनकी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि वो कोई तावीज बेच रहा है, कोई जो है चंदा खा रहा है, कोई किसी और तरह का जो है कारोबार धंधा कर रहा है, जो जिनको करना वरना कुछ नहीं है, लेकिन दीन धर्म को पेशा बना करके और एक तरह का ड्रामा करके जो लोग इस मुल्क में मुसलमानों को लूट खसोट कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान साहब मुझे उनके गले में चूंकि खुद फंदा पड़ा हुआ है, अगर वो स्वागत कर रहे हैं, उनके गले में खुद फंदा पड़ा हुआ है, उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें ये बात दिख रही है कि अगर हम इनका कहना नहीं मानेंगे एजेंसियों का तो तुम्हारे गले में फंदा डल जाएगा, तुम करप्शन की वजह से, बेईमानियों की वजह से तुम अंदर हो जाओगे। इसलिए जो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस की जेली तंजीमें, आरएसएस बीजेपी नहीं चाहते इस मुल्क में किसी कीमत पर भी कि मुसलमान खुद कफील बन करके ऐसा खड़ा हो जाए कि वो कटोरे में दूसरे के डालने वाला बने, बल्कि वो चाहते हैं कि मोहताज और मजबूर बना करके इनको रखा जाए। ठीक है, जिस तरीके से मुसलमान नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पाबंदी लगी तो खुद पीएफआई के जो लोग थे उन्होंने खुद स्वागत किया और इसको तहलील किए जाने की बात कही, बजाय इसके कि वो शदीद रिएक्शन करते। नहीं, उन्होंने स्वागत नहीं किया, उन्होंने बल्कि ये किया है कि भाई ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने एक फैसला ले लिया है तो एक पुरअमन शहरी और एक मुनज्जम और क्या कहते हैं जिम्मेदार, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है, हम उसको फिलहाल मान रहे हैं, लेकिन आगे वो लोग अदालतों में जाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन 2006 की तंजीम है और जो उनका कानूनी हक है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ये करीब 16 साल की तंजीम है, तो क्या ऐसी सरकार ने पाबंदी लगा दिया और उस 16 साल की तंजीम को बस यूं ही खत्म, द एंड? देखिए सवाल ये है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे हों कि जिनके कहीं किसी से लड़ाई दंगा हुआ हो, जिसका किसी लड़ाई झगड़े में कोई किसी तरह का जो मुकदमा भी दर्ज हुआ हो सकता है 10-5 लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी तंजीम चलती है तो उसमें जो है ये नहीं कह सकते आप कि सारे जो है वो बिल्कुल दूध के धुले हुए आ गए और ना कोई भी तंजीम ऐसा दावा कर, लेकिन किसी के इनफरादी अमल को आप तंजीम का अमल तो नहीं करार दे सकते ना। अब भाई केरला की बात है, केरला बेस्ड है असल ये तंजीम, जहां से शुरुआत हुई 2006 या 7 में जब इसकी शुरुआत हुई तो केरला से हुई,
लेकिन उसी केरला में आरएसएस और कम्युनिस्टों के बीच में दहाइयों से खूनी संघर्ष चल रहा है। दर्जनों केस इस तरह के हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, अदालतों में भी हैं, कि आरएसएस वालों ने कम्युनिस्टों के लोगों को मारा, कम्युनिस्टों के लोगों ने आरएसएस को मारा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आरएसएस को भी बैन कर दिया जाए और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी बैन कर दिया जाए? क्योंकि जिन अफराद का वो जुर्म है और वो जुर्म ऑन रिकॉर्ड है, सामने है बिल्कुल, अगर उसकी बुनियाद पर आप पीएफआई को करते हैं, दो चार लोगों के किसी मामले का नाम लेकर के, दो चार केसों का नाम लेकर के, तो फिर तो आपको आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, फिर तो आपको कम्युनिस्ट पार्टियों को बैन करना पड़ेगा। और इस तरह के जिन पार्टियों से भी जुड़े हुए लोग हैं, अब मान लीजिए उन्नाव में क्या हुआ था, बीजेपी का एमएलए था वो, तो उसके जुर्म को क्या बीजेपी का जुर्म माना जाए? तो फिर बीजेपी पे पाबंदी लगनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप दो चार आदमी किसी तंजीम या जमात से जुड़े हुए हैं, उनके किसी अमल को लेकर के किसी भी तरह के आप उसको निशान बना करके तंजीम को बैन करते हैं, तो उनको भी कीजिए। आरएसएस के तर्ज पर ही एक तंजीम चल रही थी लगभग, इस तौर पर कहा जाता है कि नहीं, एक नहीं, आरएसएस, लेट मी फिनिश। जिस तरीके से कहा जाता है कि आरएसएस की जिस तरह जैली तंजीमें थी और कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कई सेक्टर में आरएसएस काम कर रहा था, और एक मदर तंजीम थी आरएसएस, बाकी उसकी कई सारी तंजीमें, इसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये मदर तंजीम थी, उसके कई सारे जैली तंजीमें थी, इसी तर्ज पर मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। तो अगर आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस के जिम्मेदार इस चीज से खाइफ हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरेलल में आके खड़ी हो जाए और इस तर्ज पर काम करने लगे कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक थ्रेट बन जाए और कहीं हमारी जमीन को कहीं ना कहीं खिसका ना दे, ऐसा कुछ थ्रेट महसूस? मैं आपके सवाल से 100% इत्तेफाक करता हूं, बल्कि इससे आगे की और बात कहता हूं कि उन्हें आगे के लिए नहीं, उन्हें तो अभी हाल के लिए दिख रहा था कि भाई जहां जहां वो लोग खड़े हुए हैं तो उनकी पॉलिटिकल तंजीम भी है, उनकी एजुकेशन की तंजीम भी है, उनकी माशियात की भी है, उनके स्कूलों के में काम करने वाले लोग अलग हैं, हेल्थ में काम करने वाले लोग अलग हैं, समाजियात में दूसरा काम करने वाले लोग अलग हैं, पॉलिटिकल काम करने वाले लोग साथ में। तो उन्हें तो साथ में अभी नजर आ रहा था कि ये तो एक तंजीम मुसलमानों की ऐसी खड़ी हो गई कि जमीन पर मुसलमानों को वाकईतन एम्पावर करने का काम कर रही है, जबकि इस मुल्क में लोग मुसलमानों को एम्पावर करने के नाम पर धोखा देते आए हैं और धोखा ही देना चाहते हैं। मुसलमानों को अंदर से खोखला करके एम्पावरमेंट के नाम पे जो है यहां वहां उनको सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई एम्पावर होते हुए नहीं देखना चाहता। तो सबको खतरा इसी बात का। अब तो मुसलमानों के एम्पावर की बात कही, जब इस बात पे फौरन ये बात आ जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर या मेंबर के तौर पर मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात बार बार करते हैं, लेकिन जब इस पे पाबंदी लगी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हम इस पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें बहुत इतना शब्दोमत के साथ इस बात को नहीं उठाया कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, या और दूसरी बात जिस तरीके से और दूसरे इश्यूज पर खुलकर बोलते रहे। ये बात मैंने भी महसूस की, और बल्कि आज किसी से इस बात पर डिस्कशन भी हमारा हो रहा था। देखिए, वही बुनियादी बात है भाई, जिन लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आएगी किसी को, भाई चूंकि वो मुसलमानों में काम कर रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के जो है पूरे मुल्क में जो हाथ पांव फैला रहे हैं, ये बात अलग है कि कितनी कामयाबी मिल रही है, कितने तो बड़े शब्दों से हर मुस्लिम इशू पर बोलते हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बोले, ये सोचने वाली चीज है। भाई मुझे जो बात महसूस होती है वो यही होती है कि उन्हें भी ये दिखता है कि अगर एसडीपीआई, पीएफआई का मतलब है पॉलिटिकली एसडीपीआई का मजबूत होना, तो समाजी संगठनों के एतबार से अगर पीएफआई और उसके संगठन मजबूत होते हैं और जमीन पर काम करते हैं तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो एसडीपीआई को मिलना है, और एसडीपीआई जिन इलाकों में मजबूत होगी तो फिर इनको कौन वहां पर पूछेगा। तो जिनको अपनी जमीन जो है वो खिसकती, या ये कह लीजिए कि जिन इलाकों में वो अपना जमीन बनाना चाहते हैं उन इलाकों में वो काम कर रहे हैं, तो परेशानी तो होगी। इसलिए उनके वो जो नवाज देवबंदी का शेर है कि उनके कत्ल पे मैं भी चुपता, तो बस वही वाला मामला है कि अब वो उनके कत्ल पे वो चुप बैठे हुए हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि आने वाले वक्त जो है फिर आपका नंबर भी आ जाएगा। अगला सवाल ये है कि बार बार ये बात कही जाती है कि सिमी का, यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके एक तरीके से बदले हुए रूप के तौर पर देखा जा रहा था पीएफआई को। आप इस बात से कितना सहमत हैं? पहली बात तो यह कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि अगर बिल फर्ज मुहाल ये बात मानी भी जाए कि उसका बदला हुआ स्वरूप है ये, तो सवाल यह है कि आपने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सिमी को बैंड किया था। क्या किसी भी अदालत में एक केस भी आज तक आप जो है कहीं गिल्टी साबित कर पाए सिमी वाले नौजवानों को, जिनको आपने 15 साल 20 साल 18 साल जेलों में सड़ा करके जिनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और तंजीम को बैंड कर दिया? तो सवाल यह है, जब आपके पास ना तो सबूत है ना दलील है, लेकिन चूंकि हुकूमत है और अख्तियार है, कानून के इस्तेमाल करने का अख्तियार है हुकूमत के पास, तो आप अपनी उस पावर का मिसयूज करके किसी जमात को, किसी तंजीम को या समाज के किसी हिस्से को अगर हाशिए पर लगाना चाहते हैं, देखिए इस सारे प्रोसेस का और इस सारे बैंड का और इसका जो छापेमारी और ताबड़तोड़ पकड़ धकड़ का, इसका सारा मकसद ये है कि मुसलमानों को इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में एम्पावर होने से रोका जाए, इनको बाहर करके हाशिए पे मोहताज बना करके डाल दिया जाए। और चूंकि गवर्नमेंट के पास कानूनी अख्तियारात हैं, वो अपने जो है जो भी आदेश जारी करे तो उन्हें कौन रोक सकता है? भाई हुकूमत में है, वो रोक सकती है तो अदालत। अदालत में जाने को तैयार नहीं है। भाई अगर आपको ये दिख रहा था कि भाई पीएफआई के या उनकी जेली तंजीमों के, दूसरी तंजीमों के लोग 10, 20, 50, 5, 2, 4 जो भी, अगर कहीं आपको मुजरिम नजर आ रहे थे या उनकी एक्टिविटीज ऐसी नजर आ रही थी कि जिन पे शक कर सकते हैं आप, या उनको आप ये समझते हैं कि खिलाफ कानून है या मुल्क के खिलाफ है, तो आप अदालत का रुख करते, आप अदालत में जाते ना उनको लेकर के, अदालत से साबित हो जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई 1, 2, 4, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, हुकूमत को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि साबित नहीं कर सकते। जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी तंजीम का 1 या 2, 4, 5 कारिंदे अगर फर्दे जुर्म या वो किसी भी जुर्म में पकड़े जाते हैं, मुलविस होते हैं, मैं बिलफर्ज कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैं, बिल्कुल अगर पकड़े जाते हैं और वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं, तो ये जवाब तो नहीं बनता है कि क्या पूरी तंजीम को कलअदम करार दे दिया जाए, वरना तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। कई सारे ऐसे लोग हैं जो और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें मुलविस पाए गए हैं। अभी हाल ही में यशवंत शिंदे का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जो कि एक प्रचारक के तौर पर उसने काम किया और बाद में उसने ये कहा कि बीजेपी को पावर में लाने के लिए फसाद कराए जाते हैं, और इस तरीके से उसको कहा भी गया था। और यही नहीं बल्कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो पाकिस्तान के साथ एक तरीके से खुफिया दगाबाजी करते हुए पकड़े गए। तो आपके कहने के हिसाब से कि अगर कोई किसी भी जमात का 1, 2, 4, 5, 10 लोग अगर पकड़े जाते हैं बिलफर्ज, तो क्या पूरी तंजीम को कलअदम करार दिया जाना चाहिए? अगर ये ग्राउंड बनाया जाए, ये बेस बनाया जाए, तो फिर बीजेपी और आरएसएस को भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वाकई में जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात को और आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ बीजेपी आरएसएस की बात नहीं है। अब तलक पाकिस्तान को हमारे फौजी राजदारी के मामलात को, कागजात को बेचते हुए, या कहीं लीजिए कि फौजी जानकारियां देते हुए दर्जनों लोग, फौज के दर्जनों लोग, 1-1, 2-2 करके, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 8, सैकड़ों की तादाद पहुंच चुकी है उनकी। वो लोग पकड़े जा चुके हैं कि वो पाकिस्तान को हमारी भारत की फौज के राजों को बेच रहे थे और उनको फराहम कर रहे थे। उनके ऊपर मुकदमे भी हुए, वो जेल में भी पड़े हुए हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि उन चंद लोगों की वजह से उस पूरी रेजिमेंट को जो है हम मुजरिम करार दे देंगे? अगर उन चंद लोगों की वजह से हम अपनी फौज को और उस रेजिमेंट को मुजरिम करार दे सकते हैं, तो फिर आपको हक है कि आप जो है पीएफआई को भी इसी तरह मुजरिम करार दे दीजिए। अगर कोई 1-2 पकड़ लेते हैं आप उनमें से। आपने आरएसएस के एक आदमी की मिसाल दी कि उसने एक अदालत में हलफनामा दाखिल करके जो है अदालत से ये कहा कि साहब आरएसएस जो है वो कत्लो खून का बाजार गर्म कराता है, बम धमाके कराता है बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए, इलेक्शन जिताने के लिए। तेलंगाना के एक आरएसएस के साबिक रुकन ने, जो 12 साल तक रहा है, और मोहन भागवत जिस जमाने में सह कार्यवाहक थे, इन्हीं की निगरानी में उसने किताब लिखी है बाकायदा इस पर।
मैं वो आर्टिकल आपको भी भेज दूंगा। उसने बाकायदा इस पर किताब लिखी है कि, और उसने कहा कि मैं भी मुलविस रहा हूं दहशतगर्दी के बम धमाकों में, कई जगहों पर रहा हूं कि कई बेकसूर लोगों की हमने जान ली है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरों को कन्विक्ट कराने के लिए। उससे आगे बढ़िए। आरएसएस और बीजेपी के असीमानंद हो, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, वो तो बम धमाके करते हैं, मुजरिम कन्विक्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद आप उनको तो पार्लियामेंट का मेंबर बना देते हैं। कर्नल पुरोहित हो, आप उनको जो है बाद में जो है जबरदस्ती से जो है जमानत पे छुड़वा लेते हैं, चूंकि हुकूमत आपकी है, सरकारी वकील को बदल देते हैं, पहले उसको प्रेशराइज करते हैं कि केस को ऐसे नहीं ऐसे करना है, बोलना नहीं है, इसको निकालना है। वो मानते नहीं है वकील, तो फिर आप दूसरा वकील उसकी जगह लेके आते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती जमानत पर रिहा कराते हैं। आप असीमानंद को छोड़ के भाग जाते हैं। जिन लोगों के खिलाफ सबूत अदालतों में आ गए और अदालतों के फैसले भी हो गए, आप तो जबरदस्ती उनको भी जो है मानते हैं कि नहीं ये बड़े देश प्रेमी है। आप देशद्रोहियों को देश प्रेमी बताते हैं अपने, और जो लोग देशद्रोही नहीं है, देश की तामीर में देश की को एम्पावर करने के लिए, देश की गरीब जनता को एम्पावर करने के लिए काम करते हैं, आप उनको जो है हाशिए पर डालने के लिए, उस पूरे समाज को हाशिए पर डालने के लिए, उनके हुकूक से उनको महरूम करने के लिए, जमहूरी हुकूक से मुसलमानों को बिल्कुल महरूम करके जो है उनको भिखारी बनाने के लिए आप जो है इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। क्या अगर आप वाकईतन ईमानदार हैं तो आप पहले जो है आरएसएस को बैंड कीजिए, और आरएसएस की उन तमाम तंजीमों को कि जिनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी सेनाओं वेनाओं के कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं कि कैंप लगा लगा करके हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबोध कुमार को किसने मारा था बुलंदशहर में? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को किसने मारा था? फूल किसने पहना है? तो आप उन लोगों को, वो सारे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की झेली तंजीमों के लोग हैं, उन तंजीमों को आप बैंड करते नहीं है, और आप बैंड कर देते हैं पीएफआई को और उसकी तंजीमों को, क्योंकि वो इसका मतलब ये हो गया कि देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया, टोपी कुर्ता दाढ़ी पैजामा पहनना गुनाह हो गया, मुसलमानों जैसा उर्दू नाम रखना गुनाह हो गया। ये बात तो सलीम साहब आप देख ही रहे हैं कि इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म है, इस मुल्क में नमाज पढ़ना जुर्म है। आप कहीं नमाज पढ़ लेंगे, अगर आप अपने मरीज को लेकर के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और आप उसकी तीमारदारी में लगे हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया, आपने वहां नमाज पढ़ ली किसी कोने में, तो आप मुजरिम हो गए, आपके खिलाफ केस हो जाता है। इस मुल्क में नमाज पढ़ना जुर्म है, इस मुल्क में अजान देना जुर्म है, इस मुल्क में हिजाब पहनना जुर्म है। तो जब ऐसी जालिम हुकूमत हो कि जो खुद जो है संविधान को कत्ल करके, कानून का मिसयूज करके अपने ही शहरियों को कुचलना और रौंदने पर काम कर रही हो, तो फिर आप क्या कहिएगा भाई, किसे रोइएगा? और फिर वो जिनका आपने नाम लिया था कि वो कोई सज्जादा नशीन थे और वो कोई फला नशीन थे, कोई गद्दी नशीन थे, कोई तावीज बेचने वाले थे, या कोई मुसलमानों के खिलाफ कहीं और नारेबाजी लगाने वाले थे, तो ऐसे दलाल जो हैं वो हमेशा रहे हैं, और इन दलालों की भी मजबूरी है, उन्हें पता है कि तमाम पुलिस और एजेंसियों के पास उनके काले कारनामे भी, ये इंफरादी तौर पर काले कारनामे करने वाले लोग हैं, किसी तंजीम और उनसे जुड़े हुए नहीं है। नाम लेटर पैड भले उन्होंने किसी भी छाप लिया हो, लेकिन उनके साथ 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, कोई सज्जादा वज्जादा नशीन अजमेर में अगर है तो वो खानदानी एतबार से, लेकिन उसको भी कोई मान्यता मुस्लिम आवाम में ऐसी नहीं है कि मुस्लिम आवाम उसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में खड़ी हुई। चंद लोग हो सकते हैं, वो सबके हो जाते हैं, वो तो यहाँ पे कोई मदारी भी खड़ा हो जाएगा, उसके भी मानने वाले खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है, तो बहरहाल ये है, कुल मिला के ये कहें कि मुसलमानों को मारा भी जा रहा है और रोने भी नहीं दिया जा रहा है, यानी उनको परेशान भी किया जा रहा है। ये बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इस मुल्क में हाल अब ये हो गया है कि मुसलमानों को मारा भी जाता है, और अगर वो रोना चाहते हैं तो रोने भी नहीं दिया जाता। ठीक है अब्दुल रहमान अभी साहब, तो बहुत लंबा सेशन ना करके हम बस यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आपने अपने वैल्यूबल पॉइंट्स बहुत ही बेबाकी के साथ रखे, और आपके एक दो पॉइंट्स बहुत ही क्लियर हमको लगे। वो ये है कि मुसलमानों के एक तरीके से उनको बाईपास करने की कोशिश है, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजनशिप में ढकेलने की कोशिश है, कानूनी जामा पहना करके ढकेलने की कोशिश है, ताकि किसी को पता भी न चले। हालांकि हमारे इस देश में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन और दूसरे देशों को ये बात ठीक से समझ में ना आए। यही वजह है कि अगर कोई खुल करके अपनी बात रखता है, आवाज उठाता है, तो उसको अलग से क्रैक डाउन कर दिया जाता है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखी अब्दुल रहमान। और दोस्तों, इस पूरे विषय पर हमने जो बातचीत की, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फौरन इसकी जानकारी मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज लाते रहते हैं और इस तरह के हम इंटरव्यूज भी कंडक्ट करके आपको आपके सामने देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।